हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुकी हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मॉडल पेपर को। सब्जेक्ट का आपका बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया आपका फर्स्ट पेपर होता है और ये आपका 50 अंक का पेपर होता है, जिसमें आपको 2 घंटे का समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। इससे पहले भी हम आपको लगभग पाँच मॉडल पेपर ऑलरेडी इसी चैनल पर दे चुके हैं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो तुरंत जाकर आप चैनल पर विजिट कीजिए। प्ले लिस्ट में यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मॉडल पेपर की जो प्ले लिस्ट है, उसमें जाकर सभी मॉडल पेपर की क्लासेस को अटेंड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इसका सबसे पहला प्रश्न, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर आपके सामने स्क्रीन पर है। स्मृति का अंग नहीं है, ये यहाँ पर आपको बताना होगा। तो स्मृति का अंग कौन सा नहीं है? आप बताएंगे कि जो चिंतन होता है ये आपका स्मृति का अंग नहीं है। इसके अलावा सीखना, धारण और पहचान, ये तीनों आपकी स्मृति के अंग हैं। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो जो चिंतन है ये स्मृति का अंग नहीं होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर। उससे पहले आपको बताएंगे कि इस पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। कहाँ से डाउनलोड करेंगे आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ क्लास में एंड तक बने रहिएगा। जितने भी नए भाई बहन हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस क्लास को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और दोस्तों, इसी के साथ प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि बालकों को पूर्वजों से प्राप्त जो गुण हैं, उनको गुण को कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है वो यहाँ पर आपको बताना होगा। तो प्रश्न संख्या 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बालकों को जो पूर्वजों से गुण प्राप्त होते हैं उनको आनुवांशिकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता कहा जाता है इस प्रक्रिया को। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। आपका एक बार फिर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति का जो मापक है वो है ही नहीं, तो वो प्रसार जो है ये केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। जबकि मध्यमान, मध्यांक और बहुलक, ये तीनों आपके केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर आप लगाइएगा ऑप्शन सी। इसी के साथ प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है आपसे, किसी परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, ठीक है, किसी परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान प्रशिक्षण का अन्य दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है? तो आप बताएंगे कि सीखने का स्थानांतरण। और इसी के साथ प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जीन पियाजे के द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का जो वर्णन है वो कितनी अवस्थाओं में किया गया है? तो आप बताएंगे कि जीन पियाजे के द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का जो वर्णन है वो टोटल 4 अवस्थाओं में किया गया है। कितनी अवस्थाओं में? 4 अवस्थाओं में किया गया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इसी के साथ प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर, वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है, उसे क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे कि उसे सृजनात्मकता कहते हैं, यानी कि क्रिएटिविटी कहते हैं। वह नवीन योग्यता जिसके आधार पर वह, यानी कि जो बालक है, किसी नवीन रचना या फिर विचार को प्रस्तुत कर देता है, तो उस रचना को या विचार को प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर बताइएगा, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा क्या कहलाती है? तो आप बताएंगे कि हम उसे अधिगम वक्र कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? अधिगम वक्र। ठीक है, तो सीखने की मात्रा और समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली जो वक्र रेखा है वो अधिगम वक्र कहलाती है। यानी कि प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिगम वक्र। ठीक है, इसी के साथ प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है आपसे कि थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने नियमों का प्रतिपादन किया? ठीक है, थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य रूप से कितने नियमों का प्रतिपादन किया? तो बताइएगा। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 3 नियमों का प्रतिपादन किया थॉर्नडाइक ने। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है आपसे, बताइएगा आप, अनुभव और प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन है उसे हम क्या कहते हैं? तो अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम यानी कि लर्निंग कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी। इसी के साथ प्रश्न संख्या 10 आपके सामने स्क्रीन पर है, देख लीजिएगा। वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है उसे आप क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे अर्जित प्रेरक। ठीक है, जो प्रेरक बच्चे को या बालक को जन्मजात प्राप्त होते हैं, यानी कि जन्म से ही प्राप्त होते हैं, उन्हें हम जन्मजात प्रेरक
कह देते हैं। ठीक है, तो जो बालक या यहाँ पर या जो व्यक्ति अपने प्रयासों से किसी प्रेरक को प्राप्त करता है उसे हम अर्जित प्रेरक कह देते हैं। यानी कि प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर लगाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने स्क्रीन पर है। बताइएगा किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। ये जो कथन है वो किसका है? तो आप बताएंगे कि ये जो कथन है वो स्टैनले हॉल का है। किसका है? स्टैनले हॉल का है। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने स्क्रीन पर है। पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया है? तो आप बताएंगे कि पावलोव ने अपना जो सिद्धांत दिया था उसके लिए यहाँ उसने जो यहाँ पर प्रयोग एक्सपेरिमेंट किए थे वो कुत्ते पर किए थे। किस पर किए थे? कुत्ते पर किए थे। पावलोव ने अपने जो एक्सपेरिमेंट जो प्रयोग किया था वो कुत्ते पर किया था। तो प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर लगा लीजिएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 13 इसी के साथ आपके सामने स्क्रीन पर है। आपसे पूछा रहा है कि शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे कि हम इसे व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। यानी कि प्रत्येक बालक, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से भिन्न होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें भिन्नताएं पाई जाती हैं जिसे हम व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? तो उसे आप कहेंगे वाहटीय बैटरी परीक्षण जो है ये बुद्धि का मापन कर देता है। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने स्क्रीन पर बताइएगा। प्रश्न संख्या 15 में आपसे पूछा जा रहा है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ठीक है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि वो कारक कौन सा है जो बाल विकास को प्रभावित करता ही नहीं है। ठीक है, तो वह है लिंग भेद। ठीक है, कौन सा कारक है? लिंग भेद जो है ये बाल विकास को प्रभावित नहीं करता है। इसके अलावा पोषण हो गया, संस्कृति हो गया, वातावरण, ये सारे के सारे आपके बाल विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये जो लिंग भेद है ये बाल विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी। इसी के साथ अति लघु उत्तर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस PDF फाइल, इस मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको दे दी गई है। तो प्रश्न संख्या आपका 16 वह शक्ति जिसके कारण किसी व्यक्ति किसी कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है क्या कहलाती है? प्रेरणा कहलाती है, यानी कि मोटिवेशन कहलाती है। प्रश्न संख्या 17 आपका समायोजन क्या है? समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं और लक्ष्यों को बदलते हुए परिस्थितियों के अनुकूल बनाते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। प्रश्न संख्या आपका 18 है। व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिख दीजिए। तो ऑलपोर्ट के अनुसार इन्होंने व्यक्तित्व की एक परिभाषा दी है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का संगत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। प्रश्न संख्या 19 आपका बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं बता सकते हैं कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता। बाल्यावस्था में बालक शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक स्थिर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा यहाँ पर विशेषताएं बताई गई है। वास्तविक दुनिया के साथ संबंध होता है बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था में बच्चे परिवार, स्कूल और दोस्तों के साथ संबंधों के माध्यम से सामाजिक कौशल भी सीखना स्टार्ट कर देते हैं। प्रश्न संख्या आपका 20 तर्क का क्या तात्पर्य है? तर्क क्या है? ठीक है, तो मन में किसी उद्देश्य व लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना ही आपका तर्क कहलाता है। ठीक है, ये आप बता सकते हैं। प्रश्न संख्या आपका 21 अधिगम का अर्थ स्पष्ट कर दीजिए। तो सीखना या फिर अधिगम एक व्यापक, सतत और जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसके अलावा शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक लिख लिए। तो आनुवंशिकता, पोषण, वातावरण और हार्मोन ये शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसके अलावा प्रश्न संख्या 23 है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है। ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो ये परिभाषा दी है वुडवर्थ ने। किसने? वुडवर्थ ने। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन आपको लगातार दिए जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। संभावित एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से तैयार रखिएगा इन प्रश्न उत्तर को। तो परीक्षाएं आपके सर पर हैं, यानी कि बिल्कुल नज़दीक हैं, तो बिल्कुल भी आप ढिलाई ना बरतिए, अच्छे से तैयारी करते रखिएगा। बुद्धि लब्धि यानी कि IQ निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, बुद्धि लब्धि निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, ये बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
इसके बाद प्रश्न संख्या आपका 25, जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? तो शिशुओं के भीतर 3 संवेग पाए जाते हैं जन्म के समय, भय, क्रोध और प्रेम। ठीक है, भय, क्रोध और प्रेम, ये तीनों संवेग जन्म के समय एक बालक के अंदर पाए जाते हैं, शिशु के अंदर पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 27, सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि जो है 90 से 109 या फिर 110 के बीच तक होती है। ठीक है, आप बताएंगे। प्रश्न संख्या 27 है, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता क्या कहलाती है? तो उसे हम विस्मृति कहते हैं। क्या कहलाती है वो सफलता? किसी बात को हमने सीखा और उसे याद ना रख पाए, उसे भूल गए, तो उसी को हम क्या कहेंगे? अब इस असफलता ही यहाँ पर विस्मृति कहलाती है। जब व्यक्ति अपने भूतकाल के अनुभव को चेतन में लाने में असफल हो जाता है तब उस पे विस्मृति कहते हैं, उससे विस्मृति कहते हैं। जिस प्रकार जीवन को उपयोगी तथा सुखी बनाने के लिए स्मृति आवश्यक है, उसी प्रकार हमारे जीवन में स्मृति की भी उपयोगिता और अपना महत्व भी रखा गया है। प्रश्न संख्या 28, मध्यमान क्या होता है? तो मध्यमान यानी कि मीन किसी आंकड़ों के समूह का औसत होता है, जो समूह की सभी संख्याओं को जोड़कर और फिर उन संख्याओं की कुल संख्या से भाग देकर निकाला जाता है। प्रश्न संख्या 29, अशिक्षित व्यक्ति या बालकों के बुद्धि का मापन किस परीक्षण से करते हैं? तो अशिक्षित व्यक्ति बालकों के बुद्धि का जो मापन है वो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से करते हैं, जिसमें चित्रों, प्रतीकों या विलोकों जैसे गैर मौखिक माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या आपका 30, बाल विकास के अंतर्गत बाल अवस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है? तो बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु जन्म से 5 वर्ष होती है और बाल अवस्था जो है वो 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक है, बाल अवस्था की अवधि पूछी गई है, तो आप बता सकते हैं कि बाल विकास के अंतर्गत बाल अवस्था की जो अवधि है 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। शिक्षाविदों ने इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कह दिया है। तो यहाँ से अब आपके लघुत्तरीय प्रश्न है, इन लघुत्तरीय प्रश्न को आपको एक बार अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। इस मॉडल पेपर को डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप से। ठीक है, ये लघुत्तरीय प्रश्न है, इन्हें आपको अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आंसर की यहाँ पर आपको दे दी गई है। तो इस क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ। कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि लगातार मॉडल पेपर क्लासेस आपको लगातार मिलती रहे। और जो प्रीवियस मॉडल पेपर आपको दिए गए वो भी जाकर आप देख लीजिए क्लासेस को, पूरी प्लेलिस्ट आपको बनाकर दे दी। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।